महंगाई अब इतनी है कि सबको उसका, इवन मिडिल क्लास के लोगों को भी उसका बहुत ज़्यादा असर, तो गरीब आदमी पे तो बहुत ही ज़्यादा उसका असर है। तो उसमें किस तरीके से आपने उनको ज़रा स्पीड अप करना है ताकि लोगों का हेल्पिंग हैंड हो। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी आज की चेयरमैन साहब की जो एक्टिविटीज़ थी उन पर। अब मैं आता हूँ जिस चीज़ के लिए स्पेशली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, आपके सामने एक स्कैंडल रखने जो शायद पाकिस्तान की तारीख में अनोखा इन सेंस ना हो कि नून लीग पहले भी वैसे काम कर चुकी है इनके लीडर से लेकर नीचे तक, लेकिन एक शख्स है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इस्लामाबाद में उस शख्स के बारे में ये राय बनाई जाती है, ब्रांडिंग बनाई जाती है। जैसे अभी मैंने ये कफ ऊपर किए ना, तो ये भी एक ब्रांडिंग होती बहादुरी बनाने के लिए। वैसे तो गर्मी के लिए आप कफ ऊपर करते हैं, तो ये या खोलने की, भुट्टो साहब ने ये दिया था कि कफ खुले हों और उसके साथ आप तकरीर करें, तो आप बड़े अवामी किस्म के आदमी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बिलावल जरदारी जो है ना, वो बटन ही नहीं लगवाता बेचारा अपनी बाजुओं को, कि शायद उससे उसने बहादुर नज़र आना है। तो इसी तरीके से एक साहब हैं, इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े उहदों पे रह चुके हैं। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ है जो इस्लामाबाद के एंकर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर जब मेरी डिस्कशन होती है, वो बड़ा मिस्टर ईमानदार है। और ईमानदारी की वजह क्या है, वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं जी। बड़े अमीर आदमी, लेकिन देखें वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। वो किसी टीवी चैनल पे आएंगे तो गाड़ी खुद चला के आएंगे। वो बेटे की सालगिरह करते हैं तो 1 पाउंड का केक नज़र आता है सिर्फ। ये बड़े सादा आदमी हैं, वो ये दिखाते हैं। ये भी एक पूरे का पूरा अशराफिया का ड्रामा है, लेकिन उनकी ईमानदारी और सादगी अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है। ये साहब हैं शाहिद खाकान अब्बासी। ये पाकिस्तान के एक से ज़्यादा दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके, और अब मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूँ जिसके बाद आप खुद हैरान होंगे कि ये किस तरह के लोग कहाँ तक पहुँचे, और ये किस तरीके से सिर्फ अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और इस तरह की चीज़ें करके ये कैसा एक इमेज बनाते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो थे, जब वो 30/12/2016 से 4/1/2017 तक, आप सबको पता है कि ये फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जून की 30 तारीख से, 30/12/2016 दिसंबर की 30 तारीख से। अच्छा, ये रेमिटेंसेस की डेट, ही वाज सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, ये डेट ये ठीक है। ये नहीं, ये मैं बिल्कुल वही डेट दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। अच्छा, ये 4/1/2017 तक ये अपने ओहदे पर थे, और उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियाँ जो मशहूर ज़माना होती हैं स्टब्बर की, वो 3 टीटियाँ इनको आईं, और उन टीटियों की मद में 14 करोड़ रुपए, आज के रेट के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन ये 14.25 करोड़ रुपए इनको उन 3 टीटीज़ के अंदर वसूल हुए। ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। $5,38,895 इनको रिसीव हुए। ये जो मैंने ड्यूरेशन बताया, इस ड्यूरेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस दिखा रही है। जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपके सामने रखूंगा अभी। ट्रांजैक्शन की जब हम डिटेल देखते हैं तो उसके ऊपर पता चलता है कि ये कंसल्टेंसी फ़ी, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की, ये यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। टीटी कौन लगवा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिटी ल्यूब्स एंड ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, इंडियन कंपनी है, दुबई के अंदर इनका ऑफिस है। ये हिंदुस्तानी कंपनी जिसका मालिक बहुत करीब है मोदी के, आप अभी गूगल करेंगे तो बेशुमार तस्वीरें उनकी मोदी को के साथ आपको नजर आएंगी। उनकी कंपनी से ये खुद गाड़ी चला के, बावकार आदमी जो फिरते हैं इस्लामाबाद में, बड़े ईमानदार आदमी का आपके सामने देते हैं ये इमेज। इन साहब को कंसल्टेंसी फी मिलती है। अब पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर है और बाहर से कंसल्टेंसी फी। आपको याद होगा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो पूछते हैं कि किस चीज़ के पैसे आते हैं, तो मैं तो बताता हूँ, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ये 200 स्टूडेंट थे, मैं ये भी है कि उनके क्या क्या ग्रेड आए, मैंने क्या पढ़ाया, मेरे नोट्स क्या थे। तो आप ज़रा बताइए क्या कंसल्टेंसी थी आपकी, जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए भेज रही है, 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान में। ये वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल है। मैं आपको ट्रांजैक्शंस बता देता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन आई 3/1/2017 को। ये वैसे इंटरेस्टिंगली इसी बैंक में मेरा बैंक भी है, अकाउंट भी है।
फैसल बैंक F7, यहीं पर मेरा भी अकाउंट है और मैं अब्बासी साहब को दावत देता हूं कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मेरे पास भी डॉलर आए हुए हैं, इतने डॉलर या इससे ज़्यादा मेरे अकाउंट में भी आए हुए हैं। तो मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूं, मैं बैंक को इजाज़त देता हूं, कहते हैं तो लिख के दे देता हूं कि मेरी भी एक एक ट्रांजैक्शन जो उसमें डॉलर आए वो भी ओपन कर दें और अब्बासी साहब भी हिम्मत करें, वो भी करें, पता चले कि किसको कहाँ से पैसे आए हुए हैं। तो 3/1/2017 को शाहिद खाकान साहब को $2,69,935 रिसीव हुए। उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए। फिर 29/12/2016 को $2,59,935 जो हैं वो रिसीव हुए इनको। ये 3 ट्रांजैक्शन हैं जिनकी सारी डिटेल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हैंड ओवर कर दूंगा। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनकी आपको पता है कि एक रीजनल मैसेज निकलता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये ओरिजिनल मैं आपको ट्रांजैक्शन की जो बैंक में डॉक्यूमेंट है वो दे रहा हूँ। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंसल्टेंसी फ़ी है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फ़ी की मद में ये पैसा रिसीव किया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। इसकी भी मैं आपको बैंक की ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूँ। ये भी आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं, फैसल बैंक यहीं मौजूद है, उनसे पूछिए। और पीछे से जो बैंक था जिन्होंने भेजा था वो मशरिक बैंक है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिनिटी कंपनी जो है वो दैट इज़ ओन्ड बाय जो उसकी इंडियन कंपनी है वो है सिद्धार्थ। आपने फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा, हिंदी नाम ये सिद्धार्थ जो है ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी हिंदुस्तानी कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी है या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूँ। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फ़ी कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप गूगल में करेंगे, इस कंपनी को गूगल करेंगे तो आपको गूगल में नज़र आएगा हु वी आर, ये कंपनी बताएगी इंडिया से कहाँ से हैं, क्या इनका। और अगर मज़ीद आप करेंगे तो आपको इसके मालिक की मोदी जी के साथ बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए तस्वीरें भी नज़र आएंगी। और ये इनकी फैसल बैंक की बैंक स्टेटमेंट है जो F7 ब्रांच के अंदर इनका अकाउंट है, ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है। ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं जो इनके मुताबिक इन्होंने कंसल्टेंसी फीस के लिए इन्होंने रिसीव की हुई हैं। किस चीज़ की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, मीन ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ये दोबारा आपने याद रखना है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे। और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फ़ी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इत्थों एक सानू फैडरल च भेजिया सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो अब इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के IG का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा बड़ा होके, ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से औरतों को मरवाया उस IG ने, जिस तरीके से हमारी MPA को एक को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पर राव सरदार लिखा गया था। और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका IG लगा हुआ है, ये ना हो कि वहाँ पर आपके लिए वहाँ भी मसाइल खड़े हों। तो मैंने जो आपके सामने ये चीज़ें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अब जब आप शाहिद खाकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज़ तो 2-3 तरीके होंगे।
एक वो ये बताएंगे कि मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे हैं, शायद बताएं मैंने कर्जा लिया है, शायद बताएं ऐसे ही गलती से उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, मुझे अभी तक याद ही नहीं वापस भेजने हैं, शायद बताएंगे कि ये मेरा प्राइज बॉन्ड बाहर निकल आया था। मेरी कोई ना कोई कहानी होगी फिल्मी किस्म की, लेकिन जवाब इन्हें देना चाहिए। अभी तक नैब में इन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कोई खातर ख्वाह। ये अब आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो मेरा ख्याल बाजी आएगी वो जो डेले निकालती है बाहर, डेले मतलब आंखों को कहते हैं, लोगों के बच्चों को डराने के लिए, वो बदजुबान बाजी आएगी, अभी डेले निकाल निकाल के बात करेगी। उस बाजी की अपनी करतूत ये है कि उसका शौहर जो है, उसके कहने पे बाजी ने सिगरेट बनाने वाली इंपोर्टेड कंपनीज को अरबों रुपए का फायदा लेके दिया है, और ये जो मीसनी बाजी है इसने फाइनेंस मिनिस्टर से जबरदस्ती वो करवाया। सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती। जब मैं और फवाद चौधरी पूछते हैं कि सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा दिया, उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं वापस बता रहा हूं कि इनके सिर्फ लीडरशिप के ये कारनामे नहीं है। हदैबिया पेपर मिल से ये शुरू हुए, आपको पता होगा, फिर मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर हजूर ये हैं वो जराए, फिर कैलबरी फॉन्ट, फिर ऊँटों पे पैसा गया था, फिर हमारे दादा को तोहफा मिला था। भाई अगर कतर ने आपको तोहफा दिया है, आप दिन रात बड़ा तोशा खाना करते हैं, अगर कतर ने आपको तोहफा दिया तो कतर चीचावतनी में तो है नहीं, ना ही कतर साहिवाल में है, ना ही फैसलाबाद में है, ना ही डीजी खान में है। कतर तो बाहर का मुल्क है। अगर उसने तोहफे में आपको अपार्टमेंट्स दिए थे तो तोशा खाने में जमा कराने थे, पहले नहीं कराए तो अभी अपने अपार्टमेंट तोशा खाने में जमा करा दें, क्योंकि वो तो आपको एक बैरूनी गिफ्ट मिला हुआ है आपके हिसाब से, तो वो अपार्टमेंट तो फिर तोशा खाने में होने चाहिए, और उस अपार्टमेंट में रहने वाले भी तोशा खाने में होने चाहिए। जो इस टाइम रह रहे हैं वो भी तोशा खाने की मलकियत है फिर इस हिसाब से। इसलिए ये ख़ानदान अगर आप देखें तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, टोटल इस ख़ानदान की जो टोटल वर्थ थी वो आपके सामने है। चंद लाख रुपए थी 99 के अंदर, जो बाद में अरबों रुपए में हुई, और फिर मकसूद चपड़ासी, और फिर आपने देखा क्या कुछ हुआ। और उसके बाद ये इनका मिस्टर क्लीन जो है, जो सारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स, जिस टीवी को बेचारा सिर्फ कैमरे वाला और एंकर और एक आध बंदा देख रहा होता है, ये वहाँ बैठा भी प्रोग्राम कर रहा होता है दिन रात। और इस शख्स की हालत ये है कि ये इंडियन कंपनी से, अब ये बताए कि क्या ये जासूसी करने का पैसा ले रहा था, क्या ये गद्दारी के लिए इंडिया से पैसा ले रहा था। ये हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो भी फिगर आउट करें कि ये हिंदुस्तानी कंपनी से ये गद्दार जो हैं ये 14-14 करोड़ रुपए किस मद में ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट सारे आपके सामने रख दिए, अगर गलत हैं तो ये चैलेंज करें, इधर उधर के जवाब ना दें, ये वो हो गया तो वो हो गया, आप वापस आके कहें आप इसका जवाब दें, आप इन डॉक्यूमेंट्स का जवाब दें। अगर ये गलत हैं तो मैं मौजूद हूँ आपको जवाब देने के लिए। सो आपके सामने ये रखना था कि ये पूरा टब्बर ही नहीं, पूरी पार्टी चोर और माफिया है। एक तरफ अगर हम पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी ब्रिटिश जो पाकिस्तान से गए हुए हैं उनसे फंड इकट्ठा करते हैं, तो ये आपको बताते हैं कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया आपने, पाकिस्तानियों से वहाँ से फंड इकट्ठा कर लिया है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी कंपनियों से इनका एक एक शख्स 14-14 करोड़ रुपया ले रहा है। तो मुझे उम्मीद है इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक साहब जो हैं वो ज़रा बात कर लें नैब के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर, और फिर हम सवाल लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब के मुजवज़ा कानून के मुताबिक जब भी नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर इसको अपॉइंट करते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता ही है कि वो इनके अपने तफवीज़ शुदा हैं राजा साहब, और उन्होंने इनके साथ मिलकर आफ्ताब सुल्तान साहब को जो है वो नैब का नया चेयरमैन नामजद किया है। आफ्ताब सुल्तान साहब का एक रेफरेंस है जो 2020 से नैब के अंदर मौजूद था, और इस रेफरेंस की सूरत हाल ये है कि साख समिट के लिए 1 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई थी, तकरीबन कोई 32 करीब गाड़ी खरीदी गई थी। और ये गाड़ियाँ खरीद कर नवाज शरीफ ने क्या किया कि वो IB के हवाले कर दी। ये उसमें DG IB थे, क्योंकि IB के ऐसे एरियाज़ होते हैं, ऐसे फंड्स होते हैं, ऐसे इलाके होते हैं जो कि हिडन होते हैं, आप ऑर्डर नहीं करते, सवाल नहीं करते। और यहाँ कवर अप करने के लिए गाड़ियाँ उनको दी गई, लेकिन ये गाड़ियाँ सारी नवाज शरीफ की फैमिली में तकसीम कर दी गई थी, और इनको 30 करोड़ रुपया दिया गया था उस वक्त इन गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए। और जब इंक्वायरी हुई तो इनसे पूछा गया कि ये 30 करोड़ का हिसाब दें, तो इनके पास उस 30 करोड़ का भी हिसाब नहीं था। और तकरीबन इन गाड़ियों की मालियत जो है वो 1 अरब रुपया बनती है। तो
तो आप देख लें कि 1 अरब और 30 करोड़ रुपया जो है वो खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। गाड़ियाँ सार्क समिट पे इस्तेमाल होने के बाद जो है वो IB के हवाले कर दी गई और वहाँ से नवाज शरीफ फैमिली में तकसीम कर दी गई। इसके बाद इन्होंने ये किया है कि इस रेफरेंस को, क्योंकि वो टेक ओवर कर रहे थे नैब को, तो उन्होंने फ़ौरन नैब का इस रेफरेंस को वापस रावलपिंडी नैब में भिजवा दिया है कि जनाब आप इसको रेकमेंड करें फॉर द क्लोजर, ताकि इस नैब के रेफरेंस को बंद कर दिया जाए। और इसमें 4 मुजरम हैं, एक फवाद हैं, एक नवाज शरीफ हैं, एक एजाज चौधरी हैं और एक ये खुद हैं जो चेयरमैन नैब हैं। तो ये इनकी सूरत हाल है। और दूसरा इनका जो सबसे मशहूर केस है, शायद आपके उसमें आया हो, कि GIT जब पानामा पे चल रही थी तो ये उस वक्त DGIB थे, तो इन्होंने इस GIT की लो डाउन होती है खुफिया मालूमात को हासिल करना, वो हासिल करके इन्होंने हुसैन नवाज़ को वो प्रोवाइड की थी। और हुसैन नवाज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जनाब ये 2 जो मेंबर हैं GIT की, ये PTI के लोग हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वो एक तरह से वहाँ उस वक्त से इनकी एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं आता हूँ शहबाज शरीफ के मुकदमात के साथ जो हो रहा है लाहौर के अंदर। इन्होंने सबसे पहले लाहौर में से तमाम IOs को जो शहबाज शरीफ के केसेस को देख रहे थे, नैब के अंदर TT केस था, ट्रेन केस था, इन सब केसेस के IOs को पोस्ट आउट कर दिया है। इनका जो DPGA थे जो यहाँ पे पोस्ट थे, जो कि इन केसेस को ओवरऑल लुक आफ्टर कर रहे थे और अच्छा केसेस पर भी पैरवी कर रहे थे, उनको वापस से उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया और वहाँ से एक जूनियर सा प्रोसिक्यूटर भिजवा दिया है ताकि वो एक फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन करके इन केसेस को ख़त्म किया जाए। अगर आपको याद हो तो NRO 1 में भी ये हुआ था कि NRO 1 स्टॉक ऑफ हो गया था, लेकिन क्योंकि लोग हुकूमत में थे उस वक्त, तो उन्होंने फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन से मिसलीड करके कोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करके ओरिजिनल रिकॉर्ड को अपने केसेस ख़त्म करवा दिए थे। तो अब भी ये मामला उसी लाइन पे चल रहा है, जो NRO 2 को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और अगर आपको याद हो तो फेयर ट्रायल सू मोटो जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कागनिजेंस ले रखा है इसके ऊपर कि जब फेयर ट्रायल का, और उसमें अहकामात हैं उनके कि कोई पोस्टिंग और वो ट्रांसफ़र ना की जाए जो इनके रिलेटेड केसेस में पॉलिटिशियंस के केसेस हैं, उसमें FIA भी शामिल है और उसमें नैब भी शामिल है। तो ये सारी पोस्टिंग्स और सारी जो तब्दीलियाँ की हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। और हम इनसे नैब को यही कहेंगे कि इन पोस्टिंग को कैंसिल करें, या नैब सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अहकामात को जो है अमल दरामद इन पर करवाएँ। या तीसरी बात यह है कि अगर ये नहीं करते तो फिर हमारे पास दरवाज़ा खुला है कोर्ट में जाने का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी है। और ये फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन जो है ये NRO 2 में केसेस को ख़त्म करने की जो कोशिश है, इसको कामयाब जो है ना किसी हद तक ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑलरेडी कागनिजेंस ले चुकी है अमेंडमेंट का भी, जिसमें 2 हेयरिंग हो चुकी हैं, जो इनकी अमेंडमेंट्स लॉ बना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपने केस को करेगी तो ये केस नैब अपने पोजीशन में वापस से इंशाअल्लाह आ जाएगा। ये मैंने इस मामले में कह रहा था। अभी कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते। एक एक करके प्लीज़, एक एक करके। अब आपको क्या पता, हो सकता उन्होंने ही मुझे दिए हुए ये। अब ये कहानी फिर से ठीक सारे चैनल आजकल किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सवाल कर लीजिए। देखिए 2 बातें इसमें। एक तो आपको कंपनी का नाम बताया सिद्धार्थ, वो इंडियन बेस्ड कंपनी, उसकी सब्सिडरी, उसका हिस्सा ट्रिनिटी है, उसकी आगे से कंपनी ट्रिनिटी है, ठीक है। सो इट्स अ इंडियन कनेक्शन, वेरी क्लियर, जो मैंने आपको पहले शुरू में उस कनेक्शन को क्लियर कर दिया।
मैंने आपको दोबारा बताया कि ओनर उस कंपनी का जो है वो हिंदुस्तानी है, उसकी डिफरेंट जगहों पर उसके ऑफिसेज हैं। ये दुबई ऑफिस है जहाँ से वो पैसा आया, कंपनी इंडियन है और कंपनी का जो मालिक है वो मोदी का क्लोज फ्रेंड है, उसकी तस्वीरें वहाँ पर आपको मौजूद हैं। अब सवाल ये है, जो असल इसमें मुद्दे का सवाल है इखलाकियात के लेवल को देखते हुए, कि एक पेट्रोलियम मिनिस्टर सिटिंग जो है वो एक बैरूनी पेट्रोलियम कंपनी से कंसल्टेंसी की मद में 14 करोड़ ले रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा क्या कंसल्टेंसी दे सकता था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसल्टेंसी तो वो दे ही नहीं सकते। आपका पूरा मुद्दा है कि फोटोशूट किसका किसके साथ है, लगता है कहीं बाजी का एल्बम आपके हाथ लग गया जो उन्होंने फोटोशूट का लोगों का रखा हुआ है, वो आपके हथे लग गया, आपने देख लिया सबके फोटोशूट कौन किसका किसके साथ है। इसमें सारा मुद्दा फोटोशूट नहीं है, इसमें मुद्दा है आपका सिटिंग पेट्रोलियम मिनिस्टर कंसल्टेंसी फी रिसीव कर रहा है कि हिंदुस्तानी कंपनी से। रिपोर्टर साहब ये है इसमें मुद्दा असल, इसके ऊपर फोकस कीजिए जी। मैं बताता हूँ, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए बात यह है कि इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, मजहबी तौर पर अगर आप नमाज पढ़ने नहीं जाते अपने मोहल्ले में तो आपके मुअज्जिन ने अजान देना नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता आप पढ़ते हैं, हो सकता है 6 टाइम पढ़ते हो सकता है ना पढ़ते हो, मेरी तरह कमज़ोर मुसलमान हो, मैं पूरी नहीं पढ़ता, अल्लाह मुझे तौफीक दे, लेकिन मुअज्जिन अजान दे रहा है, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहा, वो अजान दे रहा है क्योंकि उसे अल्लाह ने हुक्म दिया अजान देने का। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कौम के अंदर साफ़ सुथरी सियासत करते हुए कि हम करप्शन के खिलाफ बोलें, कोई स्कैंडल सामने आता उसे लेके आएँ, उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। हमने अपनी पूरी कोशिश में इन चोरों को लेके आए। हम ही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई, हम ही हैं जिसने मरियम को, एक मिनट सुन लेना, अब आप शौकिया ना करें बातें, मैं मिल के आया था जेल में, एक ऐसे ना करें ना, मैं आपसे सुन लीजिए। हम ही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दिलाई, मैं खुद जेल में मिल के आया था। हम ही हैं जिसमें गलत डॉक्यूमेंट्स देने और झूठ बोलने और वो सारी चीज़ें करने में मरियम को सज़ा दिलवाई। हम ही हैं जिनकी वजह से इसहाक डार बाहर भागा हुआ है। हम ही हैं जिसकी वजह से सलमान शहबाज बाहर भागा हुआ है। हम ही हैं जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर ये बात होना शुरू हुई इमरान खान की वजह से, वरना तो यहाँ बात ही नहीं होती थी। एक सेकेंड, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, दोबारा सुन लीजिए। केसेस ये पहले के उठाए हमने, पैरवी हमने की है, हमने आवाज बुलंद की कि इन केसेस की कुछ ना कुछ हो। आप ये देखिए कि किस तरीके से मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 16 अरब आया। आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि कोई सजा नहीं दिलवाई तो जुर्म मेरा है। जुर्म तो उनका जिन्होंने इन्हें सजा से बचाया है। अगर आप वाकई तगड़े रिपोर्टर हैं और आपने तनख्वाह वाकई पूरी हलाल करनी है तो फिर आप पता करें कि किसने सजा से बचाया। हमने तो पूरी कोशिश की, हम तो सामने बैठे हुए हैं, मेरी जान, पूरी कोशिश की। जी मुगल साहब, अच्छा आप गुस्सा ना करें ना, नहीं आप गुस्सा नहीं। अच्छा सर, आप मुगल साहब आ जाए। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, आ जाए, सवाल आ जाए, अगला सवाल आ जाए। आप भी फाइंड आउट करें, हम भी कर रहे हैं जी। आ जाए आए, सवाल करें ना, आपने करना है। ये एक मैं थोड़ी सी बात कर दूं, ये होता है जब हम पहली दफ़ा भी हुकूमत में आए थे ना, मैंने पहली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो ऐसा होता है क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए मोहतरम है। जितना भी आप टोकेंगे, मैंने तो अपनी बात करनी है। हाँ जी, किसके खिलाफ जी? देखिए बड़ा जी देखिए, दो बातें।
ये ऑलरेडी रेफरेंस का हिस्सा है नैब का, जो मैंने आपके सामने रखा। नैब से हम तवक्को करते हैं कि वो शफाफ इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, पूछे उनसे ये पैसा कहाँ आया। अगर नैब में हमें इंसाफ होते ना नज़र आया तो जो कोई फोरम होगा उस पर जाएंगे। और जिस भी स्कैंडल की आप बात करें, वो आफ्ताब साहब के बारे में हो, किसी के बारे में हो, हम चाहेंगे कि उसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। उसके लिए नैब ने करनी है, पंजाब के एंटी करप्शन ने करनी है, FIA ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, बिल्कुल मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कौम का। क्योंकि अब वो सूरज गरूब हो चुका जिसमें कौम का पैसा खाया जाता था और फिर प्रेशर डाल के डिफरेंट प्रेशर ग्रुप से ये कह के कि जी क्योंकि पहले किसी को सजा नहीं हुई तो अब भी आप बात ना करें। ये तो कोई रिवाज नहीं है। अगर किसी को सजा नहीं हुई तो नए जुर्म पे बात करना बंद कर देंगे। ये भी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि चोर बच के निकल जाते हैं। हमारे अंडर तो अदालतें नहीं थी, हमारे अंडर जो काम था हमने तो वो रख दिया अदालतों के सामने, सबूत भी रख दिए। हमने तो इसी तरह से डॉक्यूमेंट रखे थे मकसूद चपड़ासी के, इसी तरह से आपको रसीदें दी, सब कुछ दिया। अगर अदालतों से वो गलत तरीकों से झूठ बोल के, जैसे आज कमर दर्द था और उसके बाद हेलीकॉप्टर पे चढ़े फिर रहे थे, आज बेटे को भी कमर दर्द था, पिछले 2 महीने जब चीफ मिनिस्टर था तो कमर दर्द नहीं हुआ। तो अगर ये माफिया जो है ये बच निकलती है तो इसका मतलब है कि हम चुप कर जाएं, हम आगे से ये काम ना करें? बिल्कुल करेंगे। जितनी ज़मीन हमने वागुजार करवाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई जब हम बैठे थे। नैब ने जो पैसा रिकवर किया वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जितना सिर्फ 3 सालों में हुआ। इसी तरीके से पंजाब की एंटी करप्शन ने जो रिकवरीज की वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। तो हमारी परफॉर्मेंस जो एहतसाब की है वो अगर आप कंपेयर करें तो 100% नहीं, 200% नहीं, 300 नहीं, वो 500% से ज़्यादा है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस मुल्क में करप्शन ही इतनी हुई है कि सारे नहीं पकड़े गए, उसमें वक्त लगना है। सारों को सजाएं नहीं हुई, जिसको सजा हुई थी वो भी धोखाधड़ी से बाहर निकल गया, और जिनको सजाएं हुई हैं वो लंबी तारीखें डलवा रहे हैं, जिनको होने जा रही थी वो अपने केसेस लटका रहे हैं, कोई वजीर आज़म बन गया बैरूनी साजिश से। तो ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर गरीब के लिए कानून ज़्यादा सख्त है, अमीर के लिए नहीं है। तो आसान तरीका तो ये है कि उसी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। मुश्किल तरीका ये कि उसके मुखालिफ बात करें और अमीर को भी कानून के नीचे लाएं, करप्ट को भी कानून के नीचे लाएं, जो हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसमें हमारी हम आवाज़ बनेंगे, ना कि ये कहें कि जी क्योंकि पहले नहीं हुआ तो इसको भी छोड़ दें। इसका तो जवाब देना कि ये 5,38,000 कहाँ से आए हैं, कौन सी कंसल्टेंसी ली है, जवाब देना चाहिए। पब्लिक ऑफिस होल्डर है। आपका सवाल हो गया जी, मैं इधर ले लूँ, इन्होंने भी सख्ती सवाल करना, इधर से ले लेता हूँ जी भाई। उसी हैसियत से जिस हैसियत से आपने पहले अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी सुनी थी और मैंने पूरा, वो बाद में बने थे और मैंने पूरा सुना था, आपने ये सवाल नहीं उठाया था। लेकिन आपने क्योंकि मेरे से ये सवाल उठाया है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं पंजाब का शहरी हूँ, टैक्स देता हूँ, हुकूमती पार्टी का मेंबर हूँ और यहाँ से कोई चीज़ उतार के साथ नहीं लेके जाऊँगा। सिर्फ एक कौम के फ़ायदे की बात, अपनी कंपनी की मशहूरी नहीं करने आया, कोई शैम्पू नहीं बेचने आया, कोई पानी नहीं बेचने आया, जनाब को शर्ट नहीं बेचने आया, कोई लिपस्टिक नहीं बेचने आया। कौम का पैसा लूटा गया, उसका जो फ़र्ज़ आप पूरा कर रहे हैं यहाँ बैठे, वही फ़र्ज़ मैं पूरा कर रहा हूँ। ना आप पंजाब के मिनिस्टर हैं ना मैं हूँ, जैसे आपको बैठने की इजाज़त है उसी तरीके से एक शहरी के तौर पर मुझे इजाज़त है। चले मैं इसका जवाब देता हूँ। अब लाहौर में तो आप भी रहे हैं ना, और यहाँ पर एक इकबाल नाम का बंदा था जिसने, मैं बहुत पुरानी बात है, ड्रमों में 100 बच्चे को कत्ल कर दिया था। तो आप माफ़ी मांगेंगे उसके लिए? वो तो उसका फेल था, जिस भी शहर का था उसका फेल था। अमेरिका में तो ऐसे ऐसे लाजवाल पाकिस्तानी हैं जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क चल रहा है, रेमिटेंसेस की वजह से, जिन पे हमें फ़ख्र है। हमारे डॉक्टर जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं वो अमेरिका के अंदर है। हमारे वो स्टूडेंट जो आके हमारा मुल्क चलाते हैं, जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो अमेरिका से पढ़ के आते हैं। आपकी आईवी स्कूल से जो लोग आते हैं वो आके आपके लिए सबसे बेहतर ब्रेन प्रोवाइड करते हैं आपको। तो हम कोई पागल हैं कि हमें किसी मुल्क के साथ नफरत है? हमको पागल है कि हम किसी के दुश्मन हैं? ना हम अमेरिका के दुश्मन हैं, ना हम हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कोई जो पाकिस्तान का दुश्मन बनेगा,
गलत बात करेगा उस हरकत की कंडेमिनेशन करेंगे। हम हमारे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तलकीन है कि किसी से नफरत करो, ना हमारे कायद आज़म की ये तलकीन है। हमारी तो मस्जिदें खुली हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए मस्जिदों के दरवाजे खोले। हम वो कौम है, हम सबसे प्यार करने वाले हैं, सबसे एहतराम करने वाले हैं। और मैं कोई उत्थे इहो जिहा काम नहीं किया कि मैं माफ़ी मंगा। पहले पढ़न गया सा, फिर 20 साल तुहाडे और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया सी, तो बड़ा चंगा काम किया। इहो जिहे काम मैं नहीं कीते, कोई कंसल्टेंसी नहीं की, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाया सी। ओ भाई, जो उसको फ़ायदा था उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी जब का है, तो उनसे उनका सवाल पूछे, क्योंकि वो मेरी बेगम के तौर पे उनको नहीं वो स्कॉलरशिप मिला था जी। नहीं तो वो मांग लेना उनसे जवाब, मैं उनको नंबर दे देता हूँ बाजी को, उनको फ़ोन करके जवाब मांगे। वो मेरी बेगम नहीं थी उस टाइम जब उनको स्कॉलरशिप मिला था। हाँ, मैंने कैसे दे दिया, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था पॉलिटिक्स में। ये यही रहना है आपको। ये इस मुल्क की असल फसाद की जड़ आप याद रखिए, चोरी है। इस मुल्क में जब तक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बोर हो जाते हैं आप, मुझे पता है, क्योंकि हमें नई खबर चाहिए होती, नई बात। असल मसला ये ऐसे दें ना सबूत। नहीं नहीं नहीं, वो एक सबूत दिया था मुझे याद। जी जी जी, आ जाए। ना ना, मैं हाजिर जनाब, मैं हाजिर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब मैं जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया कि 60 करोड़ की ज़मीन फरा साहबा ने खरीद ली फिडमिक में। फैसलाबाद मेरा शहर है, 85 लाख रुपए एकड़ की वहाँ रेट है। आपने खरीदनी, मैंने खरीदी, अभी भी पड़ी हुई है, 4000 एकड़ पड़ी हुई है। आपको चाहिए, आपने मुझे बताना है, मैं आपको ले जा के लेके दूंगा जो उसका रेट है, ठीक है ना। अभी मैं टेलीविजन पे आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको 10 एकड़ चाहिए, 20 चाहिए, आप क्वालिफाई करते हैं, आपको मैं लेके जाऊंगा, उसी रेट पे मिलेगी आपको फिडमिक में, ठीक है। जिस मीटिंग में फरा साहबा को ज़मीन मिली वो 7 या 8 करोड़ की ज़मीन थी, किस्तों पे। 7-8 करोड़ पूरे नहीं देने होते बिजनेस करने के लिए, उस पर आपको किस्तों पे वो ज़मीन मिलती। उसी मीटिंग के अंदर अयाज सादिक को 2 उस तरह के प्लॉट मिले। तो मेरे पास उन डॉक्यूमेंट्स के जवाब हैं। वो सारी फैब्रिकेशन थी। वो जो इधर शेखुपुरे से लाहौर वाली बसों में जंतरियाँ नहीं बेचते, सांडे का तेल बेचते हैं, वो वाला काम था। मैं आपको ये F7 फैसल बैंक की TTs के रिकॉर्ड दे रहा हूँ, इंडियन कंपनी बता रहा हूँ, 14 करोड़ बता रहा हूँ जो कंसल्टेंसी पे हुआ। अब चलो तुम 7 करोड़ वापस करा दो कौमी खजाने में, तेरी मर्जी है, मुझे तो मेरी जान, मुझे मसला ही नहीं है। तुझे 14 नहीं कराना तो 7 करोड़ करा दे, वापस कर, कुछ ना कुछ वापस कर। अच्छा, अगला सवाल कर ले, अगला सवाल कर ले। मतलब जिस रेट पे आपने डॉलर रखना रख के वापस कर दे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, कल को कोई रिश्वत लेगा, सुन तो ले मेरी बात, तो सुन ले मेरी जान, बात सुन। आप अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, आपने अपना देना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जब आप फेडरल मिनिस्टर हैं एक महकमे के, आप उस महकमे से रिलेटेड किसी कंपनी से अगर कंसल्टेंसी फी ले रहे हैं तो ये करप्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एक गैर मुल्की कंपनी से ले रहे हैं तो इसमें गद्दारी का एलिमेंट भी आ जाता है। यू नेवर नो वो किस लिए लिए जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेट हो, वो जवाब दें कि ये कौन सी वाली फुप्पो थी जिन्होंने उन्हें ये 14 करोड़ भेजा। मेरे मुताबिक 14, आपके मुताबिक डॉलर का रेट उस टाइम फ़र्क था, 7 करोड़ था। तो वो ऐसा करें, रेट में नहीं पड़ते, वो उतने डॉलर वापस दे दें, 5,38,000। मैं जानूँ, मेरा काम जाने किस रेट पे वो डॉलर चलता है पाकिस्तान के खजाने में, वो मैं कर लूँगा, आपको साथ ले जाऊँगा। आज आप साथ जाना चाहें तो इस्लामाबाद ले जाता हूँ, उधर शाहिद खकान अब्बासी साहब से 5,38,000 पूरे बता देता हूँ मैं अमाउंट। $895 मुझे ले दें, मैं आपके साथ रेट के चक्कर में नहीं पड़ता भाई साहब। देखिए दोबारा बताता हूँ, फरा जमील साहबा हों या नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो हमारी बहन है मरियम से जो छोटी बेटी हैं वो हों, जो किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई किसी को एतराज़ है तो इसी तरह डॉक्यूमेंट लाए, अदालतें खुली हैं। हम अदालत की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हमने इनको पकड़ लेना शाम तक।
शाहिद रकान अब्बासी को, हम कह रहे हैं नैब कार्रवाई करे। इनके पास तीन महीने हुकूमत थी, उनके ऊपर रेफरेंस बनाते वापस क्यों आए? और वापस आए या ना आए उनका मुल्क है, आना चाहिए। जब उनको लगेगा आना है वो आ जाएंगी। वो नवाज शरीफ की तरह कोई कन्विक्टेड मुजरिम यहाँ से भागी हुई तो नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं उनके वापस आने नहीं। अगर वो आना चाहें, और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में ये मुसद्दका असूल है कि जब जर्नलिस्टों को भी खशोगी हो या दूसरे लोग हों, जब उन्हें नजर आता है कि उनकी जिंदगी खतरे में है, उनको तंग किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वो भी बेचारे दूसरे मुल्क चले जाते हैं। ये नहीं कि उन्होंने करप्शन की होती है। तो अगर आपको विक्टिमाइजेशन का खौफ हो तो आप चले जाएं, वो बुरी बात। लेकिन अगर आपने सलमान शहबाज की तरह डाके मारे हो, डॉक्यूमेंट पढ़े हो, मकसूद चपरासी पढ़े हो और फिर आप बाहर छुपे हो, वो बुरी बात है। तो इसलिए दोनों चीजों में फर्क करके जिए। जी सर, आप भी बोलिए। देखिए, बड़ी सादा बात है, बड़ी बड़ी वज़ीर आज़म बेचारा बड़ा कुछ कहता है। वो तो उसने तो चन्योट से सोना भी निकाल लिया था। अच्छा, उसको छोड़ दे, उसकी ऐसे ही हालात है बेचारे के। वो मैंने आपको बताया कि छोटे पर्दे का पहलवान था, वो जैसे ही बड़े पर्दे पे गया, ये ऐसे ही है जैसे अगर आप गाड़ी को समुद्र में डाल दें तो उसने डूब जाना है, भागना नहीं है। वो बेचारा उस दुनिया का बंदा ही नहीं था जिधर उसको डाल दिया। वो है ज़्यादा से ज़्यादा मेयर किसी शहर का लगा दें, ज़्यादा डीसी लगा दें, कमिश्नर लगा दें, बूट पानी के पहन के खड़ा हो जाएगा, वो लोगों के सर पे ऐसे ऐसे हाथ कर देगा। वो देखा ना आपने, जिसने सर पे हाथ रख रहा है उसकी बात नहीं सुन रहा, बस सर पे हाथ रख रहा है क्योंकि कैमरा ऑन है, उसके ये काम है। उससे आप कैमरा ऑन करें, शूटिंग कराएं, शोबाजी कराएं, काम खत्म। वो बेचारे को उधर फंसा दिया, ना उसको पता है मैं किधर जाऊं, ना फंसाने वालों को पता है अब इसको किधर लेके जाएं। बात ये है, फाइनेंशियल टाइम्स, सवाल मैं कभी नहीं छोड़ता होता, ये याद रखिएगा। फाइनेंशियल टाइम्स को बड़ी सादा स्टोरी है। ये 1.3 मिलियन क्या डिक्लेयर्ड थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, छुपाए हुए थे? नहीं। किसने बताया था ये? हमने। क्या हमारे अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड थे 2012-13 जब ये आए? बिल्कुल डिक्लेयर्ड थे। ये कहां से इकट्ठे हुए? एक डिनर हुआ, उसमें कौन थे? पाकिस्तानी थे। जिसने डिनर अरेंज किया उसने बयान अल्फी दे दिया। अच्छा जी, नकवी साहब बहुत बुरे आदमी हैं। क्या वो बुरे आदमी थे 2012-13 में? उन पर कोई केस था? क्या वो क्लीन सिटीजन नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानियों के लिए एक रोल मॉडल नहीं थे बैरून मुल्क? क्या वो सबसे ज्यादा कलर्ड, आप देखें ना, आपके मुल्क का कोई जनरल हो, आपके मुल्क का कोई 22 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट हो, आपके मुल्क का कोई सहाफ़ी हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो गद्दारी के जुर्म में पकड़ा जाए तो जिन सारे लोगों ने उसके साथ काम किया होता है, सल्यूट किया होता है, स्टार लगाए होते हैं, वो सारे मुजरिम हैं। उन्हें क्या पता इसने 10 साल के बाद कोई जुर्म करना है कि नहीं? आज भी आरिफ नकवी साहब के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है, इल्ज़ामात हैं। ये हमें देखने को मिला है कि जो भी पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में तगड़ा हो जाता है, एक हिंदुस्तानी लॉबी उसको नीचे करने के लिए उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जामात लगाते हैं। हमने अमेरिका में भी देखा है ये पाकिस्तानियों के साथ होता हुआ, हमने दुबई में भी देखा, हमने ये यूके में भी देखा है कि कोई पाकिस्तानी तगड़ा हो जाए सियासत में, बिजनेस में, किसी सहाफत में, उसको इंडियन लॉबी दबाने के लिए काम शुरू कर देती है। अब नकवी साहब के ऊपर तब तो कोई जुर्म भी नहीं था जब उन्होंने ये फंड रेजर किया। वो एक क्लीन, नीट, बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही रोल मॉडल पाकिस्तानी थे। उन्होंने फंड रेजर किया, वो पैसा इकट्ठा हुआ, हमने डिक्लेयर किया, हमने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन को दिया, ये पैसा हमारे पास आया था। और आज भी उन पे सिर्फ इल्जामात हैं। लेकिन एक इल्जाम उसी स्टोरी में ये भी है कि उन्होंने $20 मिलियन रिश्वत दी, ठीक है ना जी, नवाज शरीफ को। उसका जवाब किसने देना है? उसका अबराज ग्रुप। मुझे नहीं पता उन्होंने दी कि नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये इस स्टोरी ने इल्जाम लगाया जैसे उसने हमारे पे इल्जाम लगा दिया। हो सकता वो इल्जाम भी झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो सही ना। तो वो जवाब देना अपना। ये वो कह रहे हैं ना चार्जशीट है, अपने भरा दी चार्जशीट का भी जवाब दे दो। हमने तो पैसा इकट्ठा किया ओवरसीज पाकिस्तानियों से, बड़ा फख्र है, पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे। हम आपकी तरह 4 सेठों के साथ मिलके उनके पैसे से इलेक्शन लड़के बाद में उन सेठों को फ़ायदा देके अवाम का खून चूसने वाले नहीं हैं। हम $10-10, $100 अपने पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके आप लोगों का मुकाबला करते हैं, और पहले भी हुकूमत में थे, आज दोबारा हुकूमत में बैठे हैं, और उन्हीं पाकिस्तानियों की मदद की वजह से बैठे हैं।
अच्छा, एक तो आपको ट्रांसपेरेंसी याद आई अभी, चले उसका भी जवाब दे देते हैं। उसका तब भी जवाब दे दिया था आपको बड़ी अच्छी तरह से। पहले सवाल का जवाब दे दूं, गवर्नर राज लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, क्योंकि जब कुरान में बड़ा वाज़े अल्लाह ने बता दिया है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जब आपके मुकद्दर में ज़िल्लत लिख दी जाए उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे ज़िल्लत और मिलेगी। तो मैं बल्कि इनसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर लगाएं गवर्नर राज, ताकि अगर कोई लित्र पैण वाले रह गए ने तो वो भी तुहानू पब्लिक कोलों पै जाण। 100 प्याज ये खा चुके हैं, अब लित्रों की बारी शुरू है, खाने दोनों पड़ने हैं, और अगर गिनती भूले तो काम दोबारा सिफर से शुरू होना है। जी ना 4-4 पूछो मेरा वीर, ना पूछो 4-4 पूछो। मैंने पहले कहा, मैं तो आपकी बातों का गुस्सा नहीं करता, आप कर जाते। जब मेरा पहले पंजाब में टेन्योर था, मुझे याद है पहले 2-3 महीने बड़े ही औखे सन। ऐ जरा दोबारा हवा बदली है, 2-3 महीने बड़े औखे ने, फिर ठीक हो जाएगा मौसम, साउंड भादों निकल जाएगा। किसके साथ पूछ लेना ना पूछ लो, हिम्मत करो ना, सवाल पूछा है तो पूरा पूछो, पूरा नाम उसको लेने देना, आप ना मदद करें, उसके मुंह में जुबान है। किसके साथ? तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे मामला उनके साथ सेटल नहीं थे, हमारे साथ जो हुआ वो उनके साथ मामला नहीं सेटल होने की वजह से हुआ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये जी फराज साहब GNN से कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स के साथ हमारे जो तल्लुकात ठीक नहीं थे, उसकी वजह से हमारी हुकूमत गई। तो ISPR साहब ज़रा चट्टा साहब से बात करें कि इनको पूरा मुकम्मल जो है ना जवाब दे कि हमारे तल्लुकात ठीक थे या गलत थे, या आप इन्हें जवाब दें। यार मैंने तो अब जवाब देना है ना।